कभी सोचा है, एक ग्रह जो अंतरिक्ष से देखने पर पूरा नीला, पानी ही पानी, वो प्यासा कैसे हो सकता है? अजीब है ना? आज हम इसी बड़ी और जरूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं, और वो भी भारत की कहानी के जरिए। ये सवाल सच कहूं तो दिमाग घुमा देता है ना? मतलब हम सब ने देखी हैं वो तस्वीरें। पृथ्वी एक खूबसूरत नीले मार्बल जैसी लगती है, चारों तरफ पानी। तो फिर ये पानी की किल्लत, ये सूखे की खबरें, ये सब क्यों? यही वो पहेली है जिसे आज हमें समझना ही होगा। और देखिए, ये संकट कोई अखबार की सुर्खी या सिर्फ आंकड़े नहीं है। नहीं, ये एक कड़वी हकीकत है। ये उन लाखों चेहरों की कहानी है जिनका हर एक दिन पानी के जुगाड़ और इंतजार में ही निकल जाता है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि ये मामला कितना गहरा और कितना व्यक्तिगत है। तो आखिर मामला क्या है? चलिए इस पानी से भरी दुनिया के पीछे की असली सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। धरती पर जितना भी पानी है ना, उसमें से 97% से ज्यादा तो समंदर का खारा पानी है, जो हमारे किसी काम का नहीं। और जो थोड़ा बहुत मीठा पानी है भी, उस पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है। घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि 2025 तक, मतलब बस कुछ ही साल बाद, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी पानी की भयंकर कमी का सामना कर रही होगी। ये एक अलार्म है जिसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम अक्सर यही सोचते हैं कि पानी की कमी का सीधा सा मतलब है बारिश कम होना। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी है नहीं। असल में ये संकट पानी की मौजूदगी से ज्यादा हमारे उसके मैनेजमेंट, या यूं कहें कि मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। तो असली वजह क्या है? सबसे पहली और सीधी सी बात, बढ़ती आबादी। जितने ज्यादा लोग, उतना ही ज्यादा पानी चाहिए, पीने के लिए, खाने के लिए, फसलें उगाने के लिए। फिर तेजी से बढ़ते शहर और फैक्ट्रियां, ये तो जैसे जमीन के नीचे के पानी को स्ट्रॉ लगाकर खींच रहे हैं। और एक और कड़वी सच्चाई भी है, पानी का बंटवारा वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और बात सिर्फ पानी के कम होने पर ही खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा विलन है, और वो है प्रदूषण। सोचिए जरा, पानी तो है, लेकिन इतना जहरीला कि उसे छूना भी खतरनाक हो। घरों के कचरे से लेकर फैक्ट्रियों के केमिकल और खेतों की कीटनाशक तक, सब कुछ हमारी नदियों में घुल रहा है। तो ये संकट सिर्फ पानी की मात्रा का नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी का भी है। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आज़ादी के ठीक बाद भारत ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसे नाम दिया गया आधुनिक भारत के मंदिर। ये शब्द थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। और इन शब्दों में सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक पूरे देश की उम्मीदें थीं, उसका गर्व था और भविष्य का एक विजन था। ये बड़े बड़े बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, बल्कि उन्हें तरक्की और आत्मनिर्भरता का तीर्थ माना गया। और ये देखिए, वो सपना जमीन पर कंक्रीट और स्टील में कुछ ऐसा दिखता था। हीराकुंड जैसे विशाल बांध किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं थे। इनका एक ही लक्ष्य था, नदियों की बेहिसाब ताकत को काबू में करना, और उससे खेतों को सींचना, शहरों को रोशन करना और भारत को विकास की पटरी पर दौड़ाना। इसीलिए इन्हें कहा गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मतलब एक तीर से कई निशाने, सिंचाई भी, बिजली भी, बाढ़ पर कंट्रोल, पीने का पानी, मछली पालन, सब कुछ बस एक ही प्रोजेक्ट से। कागज पर तो ये एक जबरदस्त और फुल प्रूफ प्लान था। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक लेकिन जरूर होता है। जल्द ही ये समझ आने लगा कि इन मंदिरों की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। जो चीजें समाधान बनकर आई थीं, वो खुद नई और शायद ज्यादा उलझी हुई परेशानियां पैदा कर रही थी। अब ये जो दो पहलू हैं, ये तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे थे, सिंचाई होगी, बिजली मिलेगी, बाढ़ रुकेगी, एक सुनहरा सपना। और दूसरी तरफ की हकीकत देखिए, नदियों का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया, लाखों लोग अपने ही देश में बेघर हो गए, और पानी को लेकर राज्यों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। देखिए, नदी सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वो एक जीता जागता, सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। जब हम उस पर बांध बनाते हैं, तो हम एक तरह से उसकी धड़कन रोक देते हैं। उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, जरूरी गाद और तलछट वहीं जमा हो जाती है, और पानी में रहने वाले अनगिनत जीव जंतुओं का घर हमेशा के लिए उजड़ जाता है। तो जब इन बड़े बड़े समाधानों के बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स सामने आए, तो एक नई खोज शुरू हुई, अतीत में झांकने की,
उन तरीकों को फिर से याद करने की जो हमारे पुरखे हजारों सालों से जानते थे और अपनाते आ रहे थे। और ये बात कितनी कमाल की है। भारत में पानी को सहेजना कोई नई साइंस नहीं है। अरे ये तो हमारी संस्कृति की रगों में बसा है। पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी के हौज खास तक हमारे पास हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के शानदार नमूने मौजूद थे। पहाड़ों में गुल और कुल से लेकर रेगिस्तान में कुंड तक हर इलाके के पास अपना एक आजमाया हुआ नुस्खा था। इसका एक जीता जागता सबूत है राजस्थान, जहां पानी की हर बूंद सोने जैसी है। और देखिए तो सही, कैसे घरों की छतों को ही वाटर कलेक्टर बना दिया गया है। बारिश का पानी पाइपों से होकर सीधे जमीन के नीचे बने टांका में जमा हो जाता है, और वहां के लोग मानते हैं कि ये पानी अमृत जैसा है, पीने के लिए सबसे शुद्ध। और ये देसी इंजीनियरिंग सिर्फ रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है। चलिए बादलों के घर में घाले। यहाँ 200 साल पुरानी एक तकनीक आज भी जिंदा है, बांस की ड्रिप सिंचाई। बांस के पाइपों का एक ऐसा जाल बिछाकर झरनों का पानी सैकड़ों मीटर दूर खेतों तक पहुंचाया जाता है, वो भी बिना किसी मोटर, बिना किसी बिजली के। कमाल है ना? अच्छा, अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50,000 लीटर। सुनने में ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन ये दिखाता क्या है? इसके पीछे की कहानी क्या है? ये 50,000 लीटर पानी जानते हैं कहाँ से आता है? कर्नाटक के गेंडाथुर गांव में, सिर्फ एक घर की छत से हर साल। अब सोचिए जरा, जब उस गांव के सभी 200 घर ऐसा करते होंगे तो क्या होता होगा? पानी का एक छोटा मोटा समंदर ही बन जाता होगा। ये सबसे बड़ा सबूत है कि छोटे छोटे स्थानीय कदम मिलकर भी कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आखिर में हम सब इसी दौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। पानी का भविष्य क्या है? भीमकाय डैम और बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग, या फिर हमारे पुरखों का वो ज्ञान जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है? शायद असली जवाब किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजने में है। एक ऐसा रास्ता जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन बुद्धिमत्ता साथ साथ चल सकें। इस पर सोचना आज हम सबके लिए बहुत जरूरी है।